हम लोग आज जो है बायोलॉजी के जो पहला चैप्टर है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहला जो चैप्टर है वो जैव पराक्रम और पोषण है, ठीक है ना। उसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। तो उसके बारे में जानने से पहले उसका कुछ जो बेसिक है हम लोग उसको पहले जानते हैं, ठीक है ना। चलिए, क्या है जैव पराक्रम और पोषण। तो जैव पराक्रम और पोषण होगा किसमें, सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा। तो सिंपल है कि जैव मतलब हो गया जीव और पराक्रम मतलब हो गया प्रक्रिया। पोषण मतलब तो इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। तो अभी जैव पराक्रम के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना। तो जैव पराक्रम का मतलब क्या हो गया, यानी कि जीव में होने वाला प्रक्रिया। तो हमारे आसपास जितना भी वस्तु है उसमें दो तरह की वस्तु मोटा मोटी है, यानी कि एक सजीव और एक निर्जीव। क्या है, एक सजीव और एक निर्जीव। तो सजीव में जो है वो जैव पराक्रम होगा, निर्जीव में नहीं होगा। तो अब हम लोग सजीव किसको कहेंगे, सजीव किसको कहेंगे, यानी कि लिविंग। तो जो वस्तु श्वसन, भोजन, पाचन और अपने लंबाई में वृद्धि करता है उसे सजीव कहते हैं, यानी लिविंग थिंग्स बोलेंगे उसको। जैसे कि गाय, मनुष्य, पेड़ पौधा इत्यादि। निर्जीव किसको लेंगे, निर्जीव यानी कि जो वस्तु श्वसन, भोजन और अपने लंबाई में वृद्धि नहीं करता है उसे निर्जीव कहते हैं। जैसे टेबल, कलम, बोर्ड, पत्थर इत्यादि। तो हम लोग अब समझ गए कि सजीव किसको बोलते हैं, यानी कि सजीव उसको जो वस्तु श्वसन, भोजन, पाचन और अपनी लंबाई में वृद्धि करता है उसे सजीव कहते हैं। मतलब सजीव का और सारा भी गुण है। तो मोटा मोटी जो अपने श्वसन, भोजन, पाचन और लंबाई में वृद्धि करता है उसको क्या कहेंगे, सजीव। जैसे गाय, भैंस, पेड़ पौधा जो है ये क्या है, सजीव है। और निर्जीव हो गया जो वस्तु श्वसन, भोजन और अपनी लंबाई में वृद्धि नहीं करता है उसे क्या कहते हैं, निर्जीव कहते हैं। जैसे टेबल, कलम, बोर्ड, पत्थर, ये जो है लंबाई में वृद्धि या शोषण पोषण कुछ भी नहीं करता है, यानी कि हम लोग इसको जैसे देखते हैं वैसे ही रहता है वर्तमान समय में, ठीक ना। जैसे आज देखें वैसे कल भी रहता है, ठीक ना। अब चलिए हम क्या देखें कि सजीव तो जान गए कि जो शोषण पोषण करता है और अपने लंबाई में वृद्धि करता है, तो वो सजीव हुआ। अब जानते हैं कि सजीव किस तरह के होते हैं, ठीक ना। तो सजीव जो है, अगर हम सजीव को बनावट की दृष्टि से देखें, दो प्रकार के होते हैं। सजीव जो है बनावट की दृष्टि से क्या प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला एक कोशिकीय, दूसरा जो है बहुकोशिकीय।
तो दुनिया में जितना भी सजीव है उसको मोटा मोटी दो भाग में बांटा गया है, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। यानी कि एक कोशिकीय कहेंगे किसको, तो आप इसमें डैश देके अपना परिभाषा लिख लीजिए कि जिस जीव का शरीर एक कोशिका से मिलकर बना होता है उसे एक कोशिकीय कहते हैं। जिस जीव का शरीर एक कोशिका से मिलकर बना होता है उसे एक कोशिकीय कहते हैं, और जिस जीव का शरीर एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है उसे बहुकोशिकीय कहते हैं। जैसे कवक, वायरस, ये सब जो होता है, प्रोटोजोआ, ये सब क्या है, एक कोशिकीय जीव है। बहुकोशिकीय मतलब कि जो एक से अधिक कोशिका से मिलकर बनाता है उसको बहुकोशिकीय बोलते हैं। जैसे गाय, भैंस, बकरी, यानी कि मच्छर, चीटा, ये सब क्या है, बहुकोशिकीय। यानी कि बहुकोशिकीय को हम खुली आंख से आराम से देख सकते हैं, लेकिन एक कोशिकीय को हम नहीं देख सकते हैं। जनरली जितने भी कोशिकीय है उनको हम खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं। यानी कि बहुकोशिकीय जो है उसके शरीर का जो बनावट है और उसमें जो अंग है, यानी कि बहुकोशिकीय जीव में अलग अलग क्रिया करने के लिए अलग अलग अंग होता है, लेकिन एक कोशिकीय जीव में किसी भी प्रकार का विशेष अंग नहीं पाया जाता। यानी कि वो सारी क्रिया को प्रकृति के संपर्क में आकर विसरण क्रिया द्वारा करता है। लेकिन बहुकोशिकीय जीव में हर एक प्रक्रिया को करने के लिए हर एक अंग होता है। जैसे शोषण करने के लिए शोषण अंग, पाचन करने के लिए पाचन तंत्र होता है, उसके बाद परिवहन करने के लिए परिवहन तंत्र होता है। तो ये बहुकोशिकीय में पाया जाता है, लेकिन एक कोशिकीय में नहीं पाया जाता है। यानी कि एक कोशिकीय जो होता है, यानी कि सुइया के नोक को बराबर को उसको 25 भाग में बांटे, उस एक भाग के बराबर जो होता है एक कोशिका होता है। तो इसीलिए हम एक कोशिकीय जीव को खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं। तो अभी तो हम आप समझ गए कि मोटा मोटी एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव, दुनिया में जितना भी जीव है उसको हम क्या भाग में बांट सकते हैं, दो भाग में बांट सकते हैं, एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। चलिए उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जैव पराक्रम जो है यानी कि सजीव में होने वाला प्रक्रिया है। तो यानी कि हम जैव पराक्रम का परिभाषा देंगे, यानी कि वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा उनका अनुरक्षण होता है, जैव पराक्रम जैव पराक्रम कहलाते हैं। यानी कि जैव पराक्रम किसको कहेंगे, यानी कि वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा उनका अनुरक्षण होता है जैव पराक्रम कहलाता है। मतलब कि यानी कि जिन सभी प्रक्रिया के माध्यम से कोई भी सजीव खुद को जिंदा रखता है वे सारी प्रक्रिया क्या कहलाएगा, जैव पराक्रम कहलाएगा। ठीक है ना। तो सजीव और निर्जीव, उसके बाद क्या होता है एक तो बात और, यानी कि वायरस जो होता है ये सजीव और निर्जीव के बीच का कड़ी है। मतलब क्या, वायरस जो होता है जब तक किसी भी निर्जीव वस्तु के संपर्क में रहता है, किसी भी निर्जीव वस्तु के संपर्क में रहता है तो ये खुद को मरा हुआ बिहेव करता है। मतलब कि इसके जनसंख्या में किसी भी प्रकार का वृद्धि नहीं होगा, यानी कि जैसे का तैसे रहेगा। लेकिन जैसे ही वायरस सजीव के शरीर में प्रवेश करता है, किसी सजीव के संपर्क में आता है तो ये जिंदा की तरह बिहेव करता है, यानी कि ये अपने जनसंख्या में काफी तेजी से वृद्धि करने लगता है। यानी कि हम सजीव और निर्जीव के बीच के करीब वायरस को बोल सकते हैं। ठीक है ना। उसके बाद जो है सजीव जो है एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय होता है। उसके बाद जो है एक कोशिकीय, यानी कि सजीव जो है दो प्रकार के भी हम उसको और दूसरा दृष्टिकोण से बांट सकते हैं। जैसे कि एक होता है पादप, एक होता है जंतु जगत, यानी कि पादप जगत और जंतु जगत। तो पादप जगत में जो है पेड़ पौधा आता है और जंतु जगत में सारे जीव जंतु आते हैं। तो यानी कि पादप कोशिका अलग होता है और जंतु कोशिका अलग होता है। यानी कि पादप कोशिका में जो है यूकेरियोटिक और जंतु जगत प्रोकैरियोटिक। तो दोनों का क्या होता है, कोशिका अलग अलग होता है और दोनों का बनावट भी अलग अलग होता है।
उसके बाद जो है सबसे मतलब कोशिका का जो आकार होता है 0.1 माइक्रोमीटर का होता है, 0.1 माइक्रोमीटर का होता है, यानी कि कोशिका का सबसे छोटा आकार 0.1 माइक्रोमीटर का होता है। और सबसे बड़ा जो कोशिका होता है, सबसे बड़ा जो कोशिका होता है शुतुरमुर्ग का होता है, शुतुरमुर्ग, यानी कि शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है उसका सबसे बड़ा कोशिका होता है। यानी कि आपसे ऑब्जेक्टिव के तौर पर पूछ सकता है, तो इसलिए हम बोल दें, यानी कि सब की कोशिका जो आकार होता है 0.1 माइक्रोमीटर होता है, और कोशिका का सबसे बड़ा आकार जो है शुतुरमुर्ग का होता है। चलिए उसके बाद हम लोग पोषण के बारे में बात करते हैं। पोषण क्या होता है, यानी कि पोषण क्या होता है, यानी कि वह विधि जिसके द्वारा कोई भी जीव पोषक तत्व ग्रहण करता है और उसका योग करता है। यानी कि पोषण क्या है, पोषण वह विधि है जिसके द्वारा कोई भी जीव पोषक तत्व ग्रहण करता है और उसका उपयोग करता है, यानी कि उसको हम क्या बोलेंगे, पोषण बोलेंगे। पोषण जो होता है दो प्रकार का होता है। पोषण क्या प्रकार का होता है, पोषण दो प्रकार का होता है। पोषण दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है स्वपोषण, दूसरा होता है परपोषण। तो स्वपोषण और परपोषण किसको कहेंगे, यानी कि स्वपोषण जो जीव अपना भोजन खुद से बनाता है उसको स्वपोषण कहेंगे, और जो जीव अपने भोजन के लिए किसी न किसी रूप में दूसरे जीव पर निर्भर रहता है तो उसको परपोषण कहते हैं। यानी कि स्वपोषण जो है उसी जीव में पाया जाता है जिसके अंदर क्लोरोफिल मौजूद रहता है। तो जनरली जो है स्वपोषण होता है हरे पेड़ पौधे, यानी कि हरे पेड़ पौधा जितना भी है सबके अंदर क्या रहता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, हरे पौधे को स्वपोषी। और परपोषण जो है जीव में जनरली पाया जाता है, यानी कि स्वपोषण। ऐसे जीव जो भोजन के लिए अन्य जीव पर निर्भर न रहकर अपना भोजन स्वयं बनाता है तो उसे स्वपोषण कहते हैं। यानी कि ऐसा जीव जो भोजन के लिए अन्य जीव पर निर्भर न रहकर अपना भोजन स्वयं बनाता है तो उसको क्या कहते हैं, स्वपोषण कहते हैं। यानी कि स्वपोषण जो है हरे पेड़ पौधे में पाए जाते हैं। क्योंकि उसके अंदर जो है क्लोरोफिल नामक वर्णक पाया जाता है जो सूर्य से आने वाले प्रकाश को वो ग्रहण कर सकता है। यानी कि पृथ्वी पर जो है ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य का प्रकाश है। अगर पृथ्वी पर जो ऊर्जा आता है उसका सबसे बड़ा स्रोत क्या है, सूर्य का प्रकाश है, और उसको ग्रहण करने के लिए सिर्फ और सिर्फ क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। और क्लोरोफिल किसमें पाया जाता है, तो हरे पेड़ पौधे में पाया जाता है। तो हरे पेड़ पौधा जो सूर्य से आने वाला
ऊर्जा है या विकिरण है उसको ग्रहण करके वो रासायनिक ऊर्जा में उसको बदलता है। तो ऊर्जा जो है एक स्तर से दूसरे स्तर पर सिर्फ 10% ही ट्रांसफर होता है। यानी कि मान के चलिए कि अगर सूर्य से 100 kg एनर्जी आ रहा है, 100 kg ऊर्जा आता है तो इसका 10% जो है पौधा में जाएगा। इसका 10% कौन ग्रहण करेगा? पौधा। यानी कि 100 का जो आप 10% निकलेगा तो यानी कि 110/100 तो क्या कटेगा? यानी कि 10 kg। कितना हो जाएगा? यानी कि 10 kg। अगर सूर्य से 100 kg ऊर्जा एक रोज में निकलता है तो पेड़ पौधा कितना ग्रहण करता है? मात्र 10 kg ग्रहण करता है। और पेड़ पौधा को जो जीव खाएगा उसको इसका 10% जाएगा। मान के चले गाय, तो गाय को कितना जाएगा? 10 kg का 10% निकालेंगे तो 100, यानी कि कट जाएगा। कितना हो जाएगा? 1 kg। कितना हो जाएगा? 1 kg। तो आप समझ गए कि यानी कि हर एक स्तर पर ऊर्जा का जो ट्रांसफर होता है मात्र उसका 10% ही होता है। अगर सूर्य से अगर 100 kg ऊर्जा निकलता है तो पेड़ पौधा कितना ग्रहण कर पड़ता है? मात्र 10% ही। अगर गाय उस घास को खाता है तो उसको कितना मिलता है? 1 kg। और गाय का दूध हम खाएंगे तो कितना आएगा? बहुत कम आएगा। तो एक बात आपको समझ में आ गया? यानी कि अगर हम लोग जो समझते हैं कि मीट या मछली में ऐसा कुछ ताकत होता है, ऐसा कुछ होता नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऊर्जा का मात्र 10% ही ट्रांसफर होता है। मान के चलिए कि अगर मतलब पौधा में अगर 10 kg आया तो बकरी में कितना जाएगा? टोटल 1 kg जाएगा। और 1 kg का 10% आप निकालेगा तो कितना आएगा? 1 kg मतलब 1000 ग्राम। 1000 ग्राम और इसका 10% निकालेगा तो कितना जाएगा? यानी कि 100 ग्राम ही जाएगा। कितना जाएगा? 100 ग्राम। तो आप ही सोचिए कि 100 ग्राम ज़्यादा हुआ कि 10 kg या 1 kg ज़्यादा हुआ। तो इसका मतलब हुआ कि जो आदमी मीट मछली नहीं खाता है, यानी कि जो हरे पेड़ पौधे या साग सब्जी खाता है, तो उसके अंदर स्वाभाविक है कि हमसे ज़्यादा एनर्जी उसमें रहता है। यानी कि आप घोड़ा को देख सकते हैं, इसका सबसे अच्छा उदाहरण है घोड़ा। यानी कि घोड़ा में इतना स्टेमिना कैसे आता है, यानी कि उसके अंदर इतना क्षमता कैसे आता है कि वो कंटिन्यू ज़्यादा दूर तक दौड़ सकता है और काफ़ी फास्ट दौड़ता है। इसका एक ही रीज़न है, क्योंकि वो हरे घास को डायरेक्ट खाता है, यानी कि उसके अंदर एनर्जी ज़्यादा आता है जिसकी वजह से। और हम लोग अनडायरेक्ट खाते हैं जिसकी वजह से एनर्जी का जो स्तर है काफ़ी घट जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्वपोषण को देख लिए, उसके बाद हम लोग परपोषण को देखेंगे। यानी कि परपोषण क्या होता है। परपोषण परपोषण वह प्रक्रिया है जिसमें कोई जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाकर किसी न किसी रूप से भोजन के लिए दूसरे जीव पर निर्भर रहता है तो उसे परपोषण कहते हैं। परपोषण 3 प्रकार के होते हैं। परपोषण 3 प्रकार के होते हैं। एक नंबर में होता है, इसको ABCD कर लीजिए। ए में निर्जीवी पोषण, बी में हो गया परजीवी पोषण, और तीसरा हो गया प्राणी संपोषण।
पोषण। यानी कि परपोषण कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण और प्राणी संपोषण। तो मृतजीवी पोषण किसको कहते हैं? मृतजीवी पोषण यानी कि जब कोई सजीव अपना भोजन किसी मृत वस्तु या जीव के शरीर से, यानी कि जब कोई सजीव अपना भोजन किसी मृत वस्तु या जीव के शरीर से प्राप्त करता है तो उसे मृतजीवी पोषण कहते हैं। यानी कि मृतजीवी पोषण किसको कहेंगे? यानी कि जो जीव अपना भोजन किसी मृत वस्तु या जीव के शरीर से प्राप्त करता है तो उसे मृतजीवी पोषण कहते हैं। यानी कि मृत जीव को हम लोग मृतजीवी पोषण जीव को मृतजीवी पोषण जीव को अपघटक कहते हैं। क्या कहते हैं? अपघटक कहते हैं। यानी कि अगर आपसे कोई पूछेगा कि अपघटक क्या है, क्या बोलेंगे? मृतजीवी पोषण जो जीव करता है उसे वो क्या है? अपघटक है। अपघटक क्यों है? यानी कि मान के चलिए कि हम लोग जब कोई वस्तु या कोई चीज मर जाता है तो उसको हम प्रकृति में डायरेक्ट फेंक देते हैं, यानी कि उसको मिट्टी के अंदर नहीं डालते हैं या मिट्टी के अंदर डाल भी देते हैं। तो मान के चलिए जब आप उसको मिट्टी के अंदर डाल देते तो वो कुछ दिन के बाद मिट्टी के अंदर नहीं रहता है, मिट्टी के ऊपर नहीं रहता, वो कहाँ चला जाता है? यानी कि यही जो है मृतजीवी पोषण, यानी कि जैसे बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, ये सब जो है उसको क्या करता है? सूक्ष्म जीवाणु खा पी कर उसका अपघटन कर देता है, यानी कि उसको पचा देता है, यानी कि उसका जो है अपघटन कर देता है। कौन? यही प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, कवक, यानी कि जो सूक्ष्म जीव है वो क्या है? प्राकृतिक अपघटक है। यानी कि जो सूक्ष्म जीव है वो क्या है? प्राकृतिक अपघटक है, यानी कि वो प्रकृति को साफ रखने का काम करता है। यानी कि हम जब किसी कचरे को फेंकते हैं तो वो क्या करता है? उसको खा पी कर उसको फिर प्रकृति में ही वापस रिटर्न कर देता है, ठीक है ना, यानी कि पचा देता है। तो इसीलिए मृतजीवी पोषण को हम क्या बोलते हैं? प्राकृतिक अपघटक भी बोलते हैं, क्योंकि ये जैसे कि प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, कवक आदि ये सब क्या करता है? जो भी जीव मरता है उसको क्या करता है? अपघटन कर देता है, यानी उसका क्या कर देता है? अपघटन कर देता है। तो आप क्या कीजिए, वीडियो को रोक के परिभाषा को लिखते चलिए और उसको समझते चलिए, ठीक है ना। और अगर आपको पसंद आ रहा है तो इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही अपने दोस्तों के बीच सब्सक्राइब भी करवाइए और चैनल को आगे अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। चलिए हम इसको मिटाते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। दूसरा था परजीवी पोषण। क्या था? परजीवी पोषण यानी कि परजीवी पोषण क्या होता है? यानी कि इस प्रकार के पोषण में जीव दूसरे जीव के शरीर पर अस्थायी या
अस्थायी रूप से रहकर अपना भोजन प्राप्त करता है तो उसे परजीवी पोषण कहते हैं। यानी कि परजीवी पोषण क्या है, यानी कि इस प्रकार के पोषण में जीव दूसरे जीव के शरीर पर अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर अपना भोजन प्राप्त करता है तो उसका कहते हैं परजीवी पोषण कहते हैं। यानी कि इसमें जो है जीव अपना भोजन खुद नहीं बनाकर ये दूसरे पर अपना निर्भर रहता है। जैसे कि मान के चलिए अमर बेल का लत्ती होता है, ये दूसरे पौधा पर उगता है और दूसरे पौधा का बनाया हुआ भोजन क्या करता है, ग्रहण करता है। मान के आप देखे होंगे कि बगीचा में आम के पेड़ पर कोई दूसरा पौधा आके उग जाता है, यानी कि वो क्या है, परजीवी है, ठीक है ना। उसके बाद चलिए हम लोग बात करते हैं अपने पेट के अंदर, यानी चाली, जिसको क्या बोलते हैं, चाली जो है मैं अपने पेट के अंदर रहता है, लेकिन वो क्या है, हम सबके पेट के अंदर रहता है। वो अपना भोजन खुद नहीं बनाता है, हम भोजन ग्रहण करते हैं उसी भोजन को वो भी ग्रहण करता है। तो ये क्या है, परजीवी पोषण है। क्या है, परजीवी पोषण है। यानी कि तो परजीवी पोषण का उदाहरण हो गया आपको अमरबेल का लत्ती, उसके बाद गोल कृमि, उसके बाद मलेरिया परजीवी, हिस्टोलिया, एंटी अमीबा, हुकवर्म आदि, ये सब क्या है, परजीवी जीव है। यानी कि जो अपना भोजन खुद नहीं बनाता है, दूसरे जीव के शरीर पर रहकर अपना भोजन क्या करता है, प्राप्त करता है, चाहे वो अस्थायी रूप से हो या अस्थायी रूप से हो। उसके बाद अगला क्या है, अगला है प्राणी संपोषण। वैसा पोषण जिसमें प्राणी अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में, ठोस या तरल के रूप में जंतुओं के ग्रहण करने के विधि द्वारा ग्रहण करता है तो उसे प्राणी संपोषण कहते हैं। यानी कि प्राणी संपोषण किसे कहते हैं, वैसा पोषण जिसमें प्राणी अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में जंतुओं के ग्रहण करने की विधि द्वारा ग्रहण करता है तो उसका कहते हैं प्राणी संपोषण। यानी कि इसके अंदर क्या आता है, इसके अंदर आता है मनुष्य, मेढक, गाय इत्यादि। यानी कि ये सब क्या है, प्राणी संपोषण है। यानी कि जो अपना भोजन जो ग्रहण करता है ठोस या तरल के रूप में जंतु के ग्रहण करने की जो तरीका है उसके द्वारा ग्रहण करता है, ठीक है ना। तो उसको क्या कहते हैं, प्राणी संपोषण कहते हैं। तो चलिए आप इसको रोक के वीडियो को बढ़िया से परिभाषा को लिख लीजिए और कॉपी बनाते चले। इसका जो अगला पार्ट है हम आगे लेकर आएंगे। तो आप जो है वीडियो को अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें समझ में आए कि आप लोग को पसंद आ रहा है, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग को पसंद आएगा, ठीक है। चलिए अगला पार्ट हम लेके आएंगे बाद में।